बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा। आज हम विष्णु खरे द्वारा रचित निबंध चार्ली चैपलिन यानी हम सब का अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम इसके लेखक विष्णु खरे के जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लें। विष्णु खरे का जन्म 1940 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आंख से सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके, मरु प्रदेश तथा अन्य कविताएं, यह चाकू समय काले वाला है। प्रमुख सम्मान: रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शिखर सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। साहित्यिक विशेषताएं: समकालीन हिंदी कविता तथा आलोचना में विष्णु खरे का विशिष्ट स्थान यानी विशेष स्थान है। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत गहरी विचारपरक कविताएं दी। ऐसी कविताएं जिस पर विचार की जा सके, चिंतन किया जा सके, मनन किया जा सके। तो साथ साथ बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए। विश्व साहित्य का अति गहन अध्ययन मतलब अत्यंत गूढ़ अध्ययन उनकी रचनात्मक तथा आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के वे बहुत गहरे जानकार हैं और पिछले कई सालों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन कार्य करते रहे, यानी गंभीरता से लिखते रहे। उन्होंने सन 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दौरान, यानी 1971 से 73 वे विदेश में रहे हैं और उस विदेश प्रवास के दौरान तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के बहुप्रतिष्ठित फिल्म क्लब के सदस्यता प्राप्त कर संसार भर के लगभग सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहीं से ही सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा तथा गंभीरता देने का उनका नया सफर शुरू हुआ। न भारत टाइम्स, दिनमान, द हिंदुस्तान, द पायोनियर, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, कथा देश, हंस जैसी अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। वे उन विशेषज्ञों में से एक हैं जिन्होंने फिल्म को समय, समाज तथा विचारधारा के आलोक में देखा, मतलब प्रकाश में देखा, तथा इतिहास, अभिनय, संगीत तथा निर्देशन के बारीकियों के सिलसिले में उनका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा विष्णु जी ने हिंदी के उस अभाव को कम करने में सफलता पाई जिसके बारे में वो एक किताब की भूमिका में लिखते हैं। यह तो ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व तथा शास्त्रीयता को पहचान लिया गया और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप तथा अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका 100वां भाग भी हमारे यहाँ अर्थात भारत में नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल किताब हो। हमारा लगभग पूरा समाज आज भी सिनेमा जाने अथवा देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। परंतु पाठ शुरू करने से पहले हम लोग चार्ली चैपलिन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लें कि चार्ली चैपलिन कौन थे। चार्ली चैपलिन एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता एवं फिल्म निर्देशक थे। वे सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिका सिनेमा के क्लासिक हॉलीवुड युग के
प्रारंभिक से मध्य तक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता और संगीतकार थे। अगर यह वर्ष चैपलिन के जन्मशती का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण वर्ष होता। चैपलिन के जन्मशती मतलब चैपलिन के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने का ना होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 साल पूरे होते। 5 शताब्दी से चैपलिन की कला सारी दुनिया के सामने तथा 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी। समय, भूगोल तथा संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चैपलिन आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे बुढ़ापे में भी याद रखें। समय, भूगोल तथा संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चैपलिन, यानी चैपलिन के कला को ना तो समय की सीमा बांध सकी, ना किसी देश के भूगोल की सीमा और ना ही किसी देश की संस्कृति की सीमा। यानी चैपलिन को हर युग के लोग पसंद करते हैं और हर देश के लोग पसंद करते हैं और हर संस्कृति के लोग भी पसंद करते हैं। पश्चिम में तो बार बार चार्ली चैपलिन का पुनर्जन्म होता है। इस विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविजन तथा वीडियो का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली चैपलिन को घड़ी सुधारते अथवा जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कई फिल्में या प्रयोग ना की गई रीलें भी मिली हैं, ऐसी फिल्में जो रिलीज ना हुई है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। अभी चैपलिन पर लगभग 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। यानी बहुत सारी अनकही बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चार्ली चैपलिन पर कही जा सकती है पर कही नहीं गई है, वो अगले 50 वर्षों तक कहा जाएगा। उनकी सब फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। यानी चार्ली चैपलिन का भावना से एक गहरा संबंध है। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, लास्ट ईयर इन मारियनवार्ड, द रोबन सील, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शकों से एक उच्चतम एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क के लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले पुरुष का कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसवादन के साथ देख सकते। यानी उनकी फिल्म को एक पागल या विकल मानसिकता वाले लोग जितना पसंद करते हैं, उतना ही आइंस्टाइन जैसे बुद्धिजीवी भी पसंद करते हैं। चैपलिन ने न केवल कला को लोकतांत्रिक बनाया, वरन दर्शकों की वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यानी उसकी फिल्मों को हर वर्ग और हर वर्ण के लोग पसंद करते हैं। यह अकारण नहीं है कि जो भी मनुष्य समय या तंत्र में असमानता को नहीं मिटाना चाहता, या वह अन्य संस्थानों के अतिरिक्त वह चैपलिन के फिल्मों पर भी हमला करता है। बोला यह कारण नहीं है, मतलब बेमतलब नहीं है कि जो आदमी समूह या तंत्र असमानता नहीं मिटाना चाहता, समूह या तंत्र के बीच जो असमानता है उसको नहीं मिटाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति या समूह अन्य संस्थानों के साथ साथ क्या करता है, चैपलिन के फिल्मों पर भी हमला करता है। चार्ली भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से यह बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि मैं हूँ। उस पर भीड़ हंस देती। कोई भी शासक अथवा तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। परित्यक्ता यानी त्यागी गई और दूसरे दर्जे की अभिनेत्री का बेटा होना। चैपलिन क्या थे? एक परित्यक्त माँ के बेटा थे जो दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। बाद में भयावह गरीबी तथा माँ के पागलपन से संघर्ष करना। एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की अभिनेत्री जो बाद में पागल हो गई, वो कौन थी?
चार्ली चैपलिन की माँ थी और इन सब के बीच भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी और सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे सब जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बाद तक उनमें रहे। अपनी नानी की ओर से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। खानाबदोश मतलब जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, वह घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं तथा वह यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश स्त्री में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे तथा अपने पिता के तरफ से वे यहूदी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चैपलिन को हमेशा एक बाहरी और घुमंतु चरित्र बना दिया, मतलब घुमक्कड़। वे कभी मध्य वर्गीय अथवा उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। अगर उन्होंने अपनी फिल्मों में सबसे प्रिय छवि ट्रैम्प मतलब बद्दू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुति की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक भी पहुंचे। चैपलिन पर कई फिल्म समीक्षकों ने ही नहीं, फिल्म कला के उस्तादों तथा मानविकी के विद्वानों ने भी सिर धुने तथा उन्हें नेति नेति कहते, मतलब यह नहीं कहते हुए यह मानना पड़ता है कि अब चार्ली पर कुछ नया लिखना बड़ा कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत किसी कला को जन्म नहीं देते, कला खुद अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या फिर बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। इस तरह चार्ली चैपलिन की कला अपने सिद्धांत खुद लेकर आई है। जो करोड़ों लोग चैपलिन को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, मतलब हंसते हंसते अपने पेट को दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ओटिंगर अथवा जेम्स एजी की अत्यधिक सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। बस उन्हें तो चार्ली चैपलिन को देखकर हंसना है, मजा करना है। वे चार्ली को समय और भूगोल से अलग करके देखते हैं, यानी चार्ली की कला को ना तो समय की सीमा बन सकी है, ना किसी स्थान विशेष की भूगोल की सीमा। देखते हैं, अलग करके देखते हैं। वे चार्ली को समय और भूगोल से अलग कर देखते हैं और देखते हैं कि उनकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई। उनका यह कहना कि वे चार्ली में स्वयं को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना, लेकिन बेशक जैसा वे चार्ली में देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिसे परेशानी में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है, वह सुपरिचित सी लगती है, यानी जानी पहचानी सी लगती है, अच्छी तरह जानी पहचानी लगती है। अपने को नहीं, पर वे अपने किसी परिचित अथवा देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या चीज? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना अथवा भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को ही चुना। चार्ली ने किसे चुना? भावना को, यानी बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना को ही चुना, क्योंकि उसके पीछे अनेक कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली पर गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला था। एक बार तो जब वे बीमार थे, तब उस समय उनकी माँ ने उन्हें भगवान ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ तथा चार्ली दोनों ही रोने लगे। स्वयं की आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए थे। वह महानतम और समृद्धतम विषय क्या थे? स्नेह, करुणा और मानवता। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।